मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और हमारे साथ आज पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ सबसे पहले करवाती चलूं। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स तारिक चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आलिया। अब मेरे साथी मेज़बान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं नवीद सत्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ पैनल में आज शामिल रहेंगे जावेद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सामीन किराम, आज हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं उनका थोड़ा सा तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जब हम रावलपिंडी के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन इस्लामाबाद रावलपिंडी जुड़वा शहर के तौर पर हमारे जहन में आता है। मसाइल भी किसी हद तक मिलते जुलते दिखाई देते हैं और इसी तरीके से कई ऐसे तामीराती काम जो हमें लगता है कि इस्लामाबाद में ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, रावलपिंडी में उनमें मुश्किलात हैं या फिर उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सितार एहसानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर आपसे इसी सवाल से आगाज़ कर लेते हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंकफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो पंजाब इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट 1976 के तहत जो है ऑपरेट करती है और इसके अंदर जो हमारा मेन फंक्शंस होते हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से होता है और साथ ही साथ जो दूसरा मेन फंक्शन है वो है हमारी जो आरडीए की ओन स्कीम्स हैं जो हमने डेवलप की हुई हैं उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। 13 जो हमारी स्कीम्स हैं शहर के अंदर हैं उनको हम जितनी भी उनकी रेगुलेशंस हो गई, उनकी बिल्डिंग कंट्रोल हो गया, उनकी डेवलपमेंट हो गई, वो सारा हम करते हैं। साथ ही साथ जो और मेन फंक्शन ये है कि हम जितनी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं वो बनती हैं, उनकी जो अप्रूवल्स होते हैं और उनकी मॉनिटरिंग और उनकी ये समझने कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत पे काम करती है। तो ये हमारे मेन फंक्शंस हैं। जी एहसान साहब, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा जो आज बातें आप करेंगे, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं और रेडियो पाकिस्तान का यकीनन काम ही यही है कि हमारे जो अच्छे इदारे हैं और अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया जाए और हमारे लिसनर के दरमियान जो एक ब्रिज कायम किया जाए। तो सबसे पहले हम आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बात की रिंग रोड, वो उसका इस वक्त स्टेटस क्या है और आप उसे किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि टाइम लाइन भी पूरी हो जाए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हो जाएं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप अगर मेरे से पूछें तो रिंग रोड के हवाले से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आरडीए अंडरटेक कर रहा है और काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम चल रहा था लेकिन इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त मैं आपको प्राउडली ये बता सकता हूँ अपने सारे सुनने वालों के लिए भी कि हमने इसका टेंडर फ्लोट कर दिया कि जो कंपनीज़ हैं वो उसमें बिड करें और इस हवाले से हमने जो ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। इसमें जो हमारा रोल होगा हम ये उसमें कर रहे हैं कि जो लैंड है वो हमने प्रोवाइड करनी है और उस हवाले से मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि इस वक्त जितनी भी लैंड हमें चाहिए थी उस रिंग रोड के हवाले से वो सारी हमने एक्वायर कर ली हुई है जी। और उस हवाले से जितने भी कंपनसेशन अमाउंट है वो हम अभी डिसबर्स करना शुरू हो गए हैं और 1 अरब से ज़्यादा पैसे हम अभी तक पिंडी और अटक के लोगों को दे चुके हैं और डेली के हिसाब से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सारे लोगों को हम इनकी पेमेंट भी कर देंगे बिफोर वी स्टार्ट दी प्रोजेक्ट। जी। नेक्स्ट मंथ इस महीने के अगले 10 दिन के अंदर हमने इसकी जो बिड्स हैं वो ओपन करनी। ठीक। अभी तक हमारे पास काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने अप्लाई कर दिया हुआ। उसके बाद हमारी कमेटी बनी हो जो उसको एवेल्युएट करेगी, उसके बाद हम इसका वर्क ऑर्डर टेंडर्स वगैरह वो हम इशू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के इंशाल्लाह जो हमारा कंप्लीशन टाइम है वो 2 साल का है और 2 साल के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और लेट मी टेल यू कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए। नॉट ओनली पिंडी इन इस्लामाबाद लेकिन सारे पाकिस्तान के लोग जिन्होंने भी नॉर्थ में ट्रेवल करना होगा जी वो इस रिंग रोड से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। जी। आपने जो कंसीव किया है आइडिया, हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि आप इसको मतलब क्या क्या इस पे लाना चाहते हैं। ज़ाहिर है एक नया आइडिया है और रावलपिंडी की बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी, तो कहाँ मतलब आप इस वक्त जो आपकी स्टेज है स्टेटस है वो क्या है और हमारे लिसनर्स
यकीनन इंतज़ार में हैं कि वो जी। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये एक हाफ रिंग होगा जो कि हम स्टार्ट करेंगे रेडियो पाकिस्तान जो रवात के पास जो आप एक यूनिट वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और ये बाहर से होता हुआ चकबेली रोड और ये डियाला रोड से भी बाहर से चक्री को क्रॉस करके ये M2 को क्रॉस करेगा। M2 को क्रॉस करने के बाद फिर ये एयरपोर्ट, सीपेक रोड, M1 ये सारे क्रॉस करके ये कल्मिनेट हमारा जो रिंग होगा वो होगा संजानी के पास GT रोड के ऊपर। तो इसकी लेंथ होगी अराउंड 65 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसमें हमने मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए इंटरचेंजेस भी डिज़ाइन किए हुए हैं, तो किसी किस्म की जो ना जो आपस में इनकी जो मूवमेंट है वो मुताबिक, यानी तैयारी जो है आपकी इस हवाले से काफ़ी पूरी दिखाई दे रही है। जावेद सर, इसानी साहब, जैसा कि रिंग रोड जैसे आम शहरियों को फ़ायदा देगा, उसी तरह से यकीनी तौर पर दोनों शहरों में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, कारोबारी हजरात को। तो जो इकनॉमिक जोन्स हैं वो कहाँ कहाँ तामीर किए जा रहे हैं, उन कितनी तादाद में है, और उसके क्या तरीकाकार होगा कि वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जगह लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा? देखें, इसमें हमने जब भी हम रिंग रोड बना रहे थे तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जितनी जो फैसिलिटीज़ हमारे शहरों के अंदर हैं उनको हम कैसे बाहर लेके जाएं, और अगर वो बाहर नहीं जाते तो उस रिंग रोड का हमें क्या फ़ायदा कि अगर वैसे ही हैवी ट्रांसपोर्ट वापस शहर में अंदर आ रही हो। तो एक तो मैं बताऊं कि जितने भी हमारे जब ये बन जाएगा रिंग रोड तो हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, और हमने इस ऑल अराउंड दी जो रिंग रोड है इस पे हमने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना वो डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। और वो डिज़ाइन करके हमने जो कंसर्न जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमने शेयर किए हुए हैं, और ऑलरेडी दे हैव एग्रीड कि हम उसके ऊपर मूव करेंगे। साथ ही साथ हमने अपना जो पिंडी का जो मास्टर प्लान है वो भी हमारा बन रहा है, उसके मुताबिक हमने उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एक दफ़ा जब वो बन जाएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये ACZs हमारे वहाँ पे नोटिफाई हो जाएंगे, अभी हम उन एरियाज़ को नोटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि पक्का हम उसको कंफर्म कर दें। वो फिर उसके बाद लैंड यूज़ चेंज नहीं होगा उसका, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर सिटी बनेगा, वहाँ पे हमारी जो मार्केट्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाएंगी, हमारी IT का और एजुकेशन सिटी बनेगा, साथ ही साथ रेजिडेंशियल जो सिटी है वो बनेगा। तो वी हैव कैटर्ड ईच एंड एवरी थिंग। मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ कि जितने हमारे जोन्स होंगे उनका एरिया कौन कौन सा है, किस किस एरिया में, ताकि वो पब्लिक को उसकी अवेयरनेस हो जाए और उनको पता हो, हम उन लोकल्स को भी पता है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ पे ये होने। तो वो इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमने ये एक्सरसाइज की है उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं दे आर ऑल इन्वॉल्व, और उनको हमने साथ लिया है, उनके इंटरेस्ट को भी देखा है, पब्लिक की कन्वीनियंस को भी देखा है और पब्लिक इंटरेस्ट को भी। तो आने वाले वक्त में रावलपिंडी काफ़ी डेवलप होके रावलपिंडी की आवाम के लिए होगा ना सर? इसानी साहब, डेफिनेटली ये रावलपिंडी की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपने कहा 9 जो है इसमें जोन्स भी होंगे और रेजिडेंशियल एरियाज, रेजिडेंशियल जो है सोसाइटीज़ हम देख रहे हैं वहाँ पर होंगी, कमर्शियल होंगी। कितना यानी आप समझते हैं कि वहाँ पर जॉब्स क्रिएशन के हवाले से क्या होगा, फिर कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, यानी स्टेट कितना लगाएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कितना लगेगा? जी, इसमें मैं आपको बताऊं जिस तरह जो हमारा जो मॉडल है ये बेसिकली है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, और इसमें जो हमारी तरफ से जो प्रोविजन है वो होगी लैंड की। हमने लैंड सारी एक्वायर कर ली हुई है, ठीक है। अब हम उस लैंड की कंपनसेशन देने के प्रोसेस में हैं। हमारा टारगेट ये है कि बिफोर वी एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद आवर कॉन्ट्रैक्टर हम अपनी कंपनसेशन पूरी लोगों को दे दें, ताकि उन जब वो कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो उनको ऑन ग्राउंड किसी किस्म का मसला ना हो। तो मॉडल हमारा ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो भी कंपनी आएगी, वो इसको खुद कंस्ट्रक्ट करेगी, खुद इसको मेंटेन करेगी और खुद ही इसको रन करेगी फॉर कपल ऑफ ईयर्स, जो भी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट तय होता है। 20 साल होते हैं, 30 साल होते हैं, एंड देन दिस विल रिवर्ट बैक, इट विल रिज्यूम बैक टू RDA। अच्छा, इस मंसूबे के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो कब तक आप समझते हैं कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसके तकमील के दौरान क्या किसी किस्म के अल्टरनेट्स जो हैं वो रावलपिंडी के लोगों के लिए दिए जाएंगे? ट्रैवलिंग के हवाले से कोई मुश्किलात हैं? क्या वो पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया गया है और उस हवाले से काम हो रहा है, या अभी बिड के बाद उसको बाकायदा तौर पर शुरू? इसमें देखें, जो हमारे ये तो बनेगा नया राउट, इसमें किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होगी। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि कहीं पे अगर हमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ट्रैक्स मिले हैं, कोई रोड्स मिले हैं, तो हमने उनको इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डाइवर्जेंस तो इस तरह से नहीं होगी अनलेस कि हमने जहाँ जहाँ पे ये बाइफोकेट कर रहा है मेन रोड्स को या उसको इंटरचेंजेस को या M1 M2 को या सीपे को,
वहाँ पे ऑलरेडी हमने उसके इंटरचेंजेस जो है ना वो प्लान की हुई हैं। तो इसमें इनकन्वीनियंस तो लोगों को नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि हम इसका जो टारगेट है हमारा 2 साल का है, उसके ऊपर हमारी कोशिश होगी कि हम इसको पूरा करें 2 साल का। तारिक साहब, अच्छा, आपने क्या प्लान किया है कि शहर से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस तरफ मुंतकिल कर दिए जाएं, ताकि शहर में जो एक कंजेशन होता है ट्रैफिक का, हैवी ट्रैफिक ख़ास तौर पे, उससे हम बच सकें और शहरियों को एक मतलब थोड़ा आसानी पैदा हो। लेकिन इसमें आप देखें कि जब ये स्टार्ट होगा जीटी रोड से, तो इससे जितनी जीटी रोड की ट्रैफिक जो आ रही है फ्रॉम गुजरात जहलम वाली साइड से, और अगर उसने पेशावर जाना है तो वो आप पता पूरे शहर में से गुजर के फिर जाते हैं या उनके ऊपर टाइम कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अब जब ये रिंग रोड बन जाएगा तो ये स्ट्रेट अवे जो है ना वहाँ से रिंग रोड पे चढ़ेंगे और सीधा संजानी पे जाके अपनी जीटी रोड पे उतरेंगे। अगर सीपैक के थ्रू मियाँ वाली जाना है या किसी और जगह पे जाना है, DI खान जाना है, तो वहाँ से वो सीधा उस रोड पे चढ़ेगा और सीधा एग्जिट लेगा, वहाँ से सीधा चला जाएगा उसी पैक रूट पे। पेशावर जाना है जिसने, वो भी M1 पे सीधा उसको एग्जिट मिलेगा और वहाँ से निकल जाएगा। उसको शहर के अंदर आना की ज़रूरत नहीं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हैवी ट्रांसपोर्ट हो। इसमें हमारी जितनी कैरिज वे, बेसिकली हमारी कैरिज वे को ये फैसिलिटेट करेगा, चाहे वो सीपैक के थ्रू आ रही है, चाहे वो M2 के थ्रू आ रही है, चाहे वो GT रोड के थ्रू आ रही है। तो ये काफ़ी बड़ा इनकी फैसिलिटेशन होगी। और जो हमारे ट्विन सिटी का जो इंटरनल जो ट्रैफिक का जो इशू है, वो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा जब हमारा रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी शहरों की जो ट्रैफिक है अभी जब वो शहर में आती है तो उस हवाले से हमारे ट्रैफिक को काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो बेहतर तौर पर जो है एक बज़ाहिर एक ख्वाब है, और मगर मैं देख रहा हूँ कि इसकी ताबीर नजर आ रही है 2 साल के अंदर। अच्छा साहब, जैसा कि तारिक साहब ने आपसे पूछा ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो आपकी एक अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। हम देखते हैं कि अभी जैसे फैज़ाबाद का व्यू करें तो वहाँ पर बस स्टैंड की वजह से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से खासा रश दिखाई देता है। तो क्या रिंग रोड बनने से ये तमाम बस स्टैंड और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी बाहर मुंतकिल कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम जितने भी यहाँ पे बस स्टैंड्स हैं, जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं, जितनी हमारी मंडियाँ हैं, और इसके अलावा भी वो मंडियाँ जहाँ जहाँ पे हमारी हैवी ट्रांसपोर्ट आती है, वो सारी जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। उनके लिए एक अलग एक जोन स्पेशली हमने बनाया है, उसको हमने वहाँ पे बताया, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उनकी ऑन ग्राउंड लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हैं, एंड टेल यू कि पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग द लैंड देयर। ठीक है, वो लोग जिनको पता है कि हमने उनको वहाँ पे शिफ्ट करना है, उन्होंने अभी से वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदना उस मखसूस जोन्स में शुरू कर दी हुई हैं, ताकि वहाँ पे साथ जैसे ये कंप्लीट हो तो उनकी भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है ना वहाँ पे कंप्लीट हो। हमने उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी ये किया है कि वहाँ पे अगर कहीं पे उनको लिंक रोड्स की ज़रूरत है, कहीं पे अप्रोच रोड्स की ज़रूरत है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हमारे सरकारी जो नेटवर्क गवर्नमेंट का है अगर मौजूद है, तो हमने उसको भी उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने का प्रोविजन रखा हुआ है। ठीक है नबी सर। अच्छा सर, इसमें अगर देखा जाए तो एक तो पहले भी कि इसमें टोटल कितना यानी जॉब क्रिएशन के हवाले से जो बात की जाती है बार बार के कितनी लेबर इसमें इन्वॉल्व होगी, और दूसरा ये है कि पहले भी बात हुई कि जो सब्ज़ी मंडी है और इस तरह की जो ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है, वो कहा जा रहा है कि रवात इंडस्ट्रियल एरिया पहले से मौजूद है, यहाँ से I9 से शायद इंडस्ट्री भी उधर शिफ्ट होगी। क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है जल्दी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हमारी बातचीत हुई है। तो जितने ये बस स्टैंड्स हैं, जितने भी हमारे जो ट्रक्स हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट्स वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सारों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं, उनके साथ कंसेंसस हमने डेवलप कर दिया हुआ, क्योंकि इट इज़ बेसिकली फॉर द डिस्ट्रिक्ट, फॉर द लोकल्स ऑफ रावलपिंडी। वो खुद भी ये चाहते हैं। देखें, जितना वो बाहर जाएंगे उधर एक्सेसिबिलिटी लोगों की ज़्यादा होगी, अप्रोच ज़्यादा होगी, ठीक है, टाइम कंजम्पशन कम होगी। जितने भी आप देख लें दुनिया में जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो अर्बन एरिया से बाहर होती हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त जिस वक्त बनी होंगी उस वक्त अर्बन एरिया इतना डेवलप नहीं हुआ होगा। अभी इतना डेवलप हो गया है कि वो सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं हमारी पॉपुलेशन के साथ। तो इसलिए हमारी जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या लोकल जो हमारी पर्सनल ट्रांसपोर्ट है वो हमारी कन्फ्लिक्ट करती है हमारी इस इंडस्ट्रियल जो
अब्दुल सारे सानी साहब, यकीनन आपसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। इस वक्त हम अपने सामीन को कुछ अपडेट भी करते चलें। मारूफ गुलकार शौकत अली के हवाले से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, वो इंतकाल कर गए हैं और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन यकीनन शौकत अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जहाँ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया, वहीं बैरून मुल्क भी वो पाकिस्तान की शनाख्त बने, चाहे वो लोक मौसीकी थी या फिर मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में उनके गीतों का इस्तेमाल किया गया। एक गुलकार की हैसियत से उन्होंने जो न सिर्फ उरूज देखा, वो शायद ही किसी कम लोक फ़नकार के हिस्से में आता है। वहीं पर लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शौकत अली CMH में ज़ेर इलाज थे और आज वो इस जहान पानी से कूच कर गए। आपसे कुछ देर पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी दुआएं बाहर है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बड़ा फ़नकार हमसे जुदा हो गया, नो डाउट। ये यकीनन बहुत तकलीफ दे बात है। यकीनन इस पर भी हम मज़ीद डिटेल्स अपने सामीन के साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अब्दुल सारे सानी साहब, आपकी जानिब में वापस आना चाहूँगी। कुछ बात कर लेते हैं सोसाइटीज़ के हवाले से। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्रोजेक्ट, यकीनन किसी भी एरिया, सिटी, शहर या मुल्क के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उनको सही तरीके से लेकर चलना किसी भी शहर की तरक्की की ज़मानत होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि लीगल सोसाइटीज़ का मसला भी अपनी जगह पर रहता है और इस हवाले से आपने एक्शन भी हाल ही में लिया, तो उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम जो है वो किया जा रहा है सिटी के अंदर। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है और मैं समझता हूँ कि ये इस सवाल के जवाब को हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट इस पे होगा। नो डाउट कि जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट होती है उसका हमारे शहरों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है, उसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन भी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से डेवलपमेंट हम कभी करना चाहते भी हैं, कभी नहीं भी हो रहा होता, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं वो ज़मीन ख़रीदते हैं, वहाँ पे स्कीम्स बनाते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ पे लोग, हर किस्म के लोग वहाँ पे लो कास्ट हाउसेस भी होते हैं, बड़े घर भी होते हैं, वो रहते हैं। अब उसमें मसला यहाँ पे ये आता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई विल टेक मच टाइम ऑफ योर्स, ठीक है। That's what we want. हाँ, कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। पिंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिंडी में 2013 से पहले सिर्फ और सिर्फ RDA का जो एक मैंडेट होता था वो अपने कंट्रोल्ड एरिया की हद तक होता था और उसके अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ होती थी, स्कीम्स होती थी, उनको हम अप्रूव करते थे। 2013 में हमारे रूल्स में अमेंडमेंट आ गई और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो मैंडेट था फॉर अप्रूवल ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, वो हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ गया। तो अब जिस रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किसी भी तहसील में कोई भी हाउसिंग स्कीम सोसाइटी होगी, उसकी अप्रूवल जो है ना वो RDA से होगी। लेकिन जो मखसूस तहसीलें हैं उनमें जो भी स्कीम्स हम अप्रूव करें, लेकिन उनके बिल्डिंग कंट्रोल जो होगा वो उनकी कंसर्न MCs के पास होगी, जो उनकी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या टाउन कमेटीज़ व्हाटएवर। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली में भी हमारे रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स की वजह से या तो हमारे मैन पावर ना होने की वजह से या कुछ और वजूहत की वजह से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे बन गई, स्कीम्स बन गई जिनके अप्रूवल्स नहीं हुए। अभी जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने देखा काफ़ी सारी इतनी रिनाउंड सोसाइटीज़ भी हैं जिनके अभी तक फॉर्मली, अगर आप मुझसे पूछें तो उनकी फॉर्मली 100% अप्रूवल्स नहीं हुए। कुछ लोगों के, कुछ सोसाइटीज़ की पार्शली अप्रूवल्स हुई, ठीक है। इनिशियली जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने फॉर एग्जांपल 250 केनाल पे अप्रूवल ले ली, ठीक है। लेटर ऑन दे एक्सपेंडेड इन थाउजेंड्स, ठीक है। जो उनका बकाया जो एरिया था उसकी रिवीजन हमारे पास आ गई, कुछ रिवाइज हुए, कुछ नहीं हुए। तो दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग। हमारा जो है, जो अभी मैंने इनको गाइडलाइंस दी हैं, जो हमने पॉलिसी रखी है वो ये रखी है कि आप जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो एक्सपीडाइट करें अपने प्रोसेसेस को, ठीक है। और जब जल्दी से जल्दी उसकी NOCs लें, ठीक है। जितने हमारे हाई राइजेस बन रही हैं, जितने हमारे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे बन रहे हैं, तो वो हमसे अप्रूवल लें और उसके बाद ऑपरेट करें। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ, आपके तवसत से मैं हर जगह पे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि वो किसी भी सोसाइटी में कोई भी प्लॉट लेने से पहले या किसी भी हाई राइज में कोई भी प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेने से पहले उनको हमसे कंफर्म करना चाहिए कि वेदर द प्रोजेक्ट इज़ अप्रूव्ड बाय RDA और नॉट। असल में होता ये है कि जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होती हैं, इलीगल सोसाइटीज़ के अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं करोड़ों रुपयों की, वो वहाँ पे उनको जो भी उनकी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग स्किल्स में कह दूँ कि वो उनको ल्योर इन कर लेते हैं। वो ल्योर इन होके उनके वो सबज़ बाग दिखा के वो अपनी इन्वेस्टमेंट, लोगों ने अपने घरों के जेवरात बेच के, किसी ने पेंशन के पैसे मिले वो उधर लगा देते हैं।
एंड वंस दे इन्वेस्ट दे वेट फॉर देयर कमिटमेंट टू बी फुलफिल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर हमारा जो डेवलपर होता है या जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो उस तरह से डिलीवर नहीं करता। और एट टाइम्स आपको प्लाट एक दिखाया जाता है, जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे प्लाट होता ही नहीं, आपको किसी दूसरी जगह पे दे देगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं वो तब होती हैं जब वो अप्रूव नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी लिस्ट दी हुई है अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, इलीगल, अंडर प्रोसेस सोसाइटीज़ की। तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ हर बंदे से कि आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 5 रुपये खर्च नहीं करते कि आप ऑनलाइन जाके सिर्फ ये देख लें मेरी वेबसाइट के ऊपर कि स्कीम आपकी अप्रूव्ड है या नहीं है, वन, या अगर कोई हाई राइज या टावर कोई बन रहा है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। जो होगा अप्रूव्ड हमारे पास, वो कभी भी आप अपनी कमिटमेंट से डेविएट नहीं करेगा। ठीक, इस पर हमें इन डिटेल भी आपसे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी, लेकिन सामईन इकराम इस वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का टाइम है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे मेहमान इस वक्त DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सितार हसानी साहब हैं। रावलपिंडी में जो तामीराती काम है और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में क्या मनसूबा जात जो है वो रावलपिंडी की आवाम के लिए, उनकी आसानी के लिए इस वक्त पाइपलाइन में, उस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम वहीं से शुरू करते हैं कि यहाँ पर यानी रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगी अब्दुल सितार हसानी साहब। आपने कहा कि सादा लोग हैं हमारे और बहुत सी केसेस में, बहुत सी सोसाइटीज़ में उनको अक्सर जो है वो धोखे का सामना करना पड़ता है। क्या आसान तरीन तरीक़ा है कि वो जब किसी भी जगह पर जाते हैं, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन ख़रीदने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हमारे सामने आ रही हैं और हर एक का दावा पिछली सोसाइटी से बढ़कर होता है, तो क्या आसान तरीन तरीका है कि वो जज कर सकें कि ये लीगल है? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि मेरी तो रिक्वेस्ट सारे सामीन से यही होगी कि जब भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई भी सोसाइटी वाला ये नहीं कहेगा कि हमें लीगल है, ठीक है। जब सबसे अगर कोई सच बोलेगा भी तो सिर्फ इतना कहेगा कि आई एम इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द लीगलाइज, जी हमारा NOC हर चीज़ तैयार है, बस NOC इशू होने वाला है। तो वो उनका जो पैट आपको रिप्लाई मिलेगा ना, यही मिलेगा। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश, तो वो जब आप अपने पैसे कहीं पे लगा रहे हैं तो आपका पूरा राइट है कि आप उसको अथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन को सर्टिफाई करवाएं और उसको वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि आप RDA से रब्ता करें, आप उधर आ जाएं। अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। हमने जो इवन अप्रूव्ड हमारी सोसाइटीज़ हैं, उनके जो अप्रूव्ड लेआउट्स हैं, हमने वो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं कि कोई भी बंदा उसको खोल के देख सकता है कि जी इसके लेआउट के मुताबिक ये जो प्लॉट हमें बेच रहा है ये वाकई कमर्शियल प्लॉट है। पता चलता है कि वो ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल बना के बेच लेते हैं, ठीक है। कोई हॉस्पिटल का प्लॉट बेच देगा, कोई स्कूल का प्लॉट बेच देगा, कोई जहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक बनना था उसको प्लॉट बना के बेच देगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो है ना, वो थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं जो ख़रीदने जाते हैं उनको थोड़ा सा एक एफर्ट लाजमन करनी चाहिए बिफोर दे इन्वेस्ट देयर ह्यूज अमाउंट। एहसान साहब, कोई ऐसी फैसिलिटी एक मुतासरीन के लिए अगर रख दी जाए कि वो वहाँ उस नंबर पे या उस अथॉरिटी से वो कांटेक्ट कर लें, कोई रिलीफ इमीडिएटली ले सकें, तो ये बहुत बड़ा एक हमने काम होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैंने इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, हमारे IT विंग को मैंने टास्क किया हुआ। हम इसमें एक स्मार्ट सोल्यूशन इसका निकाल रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर ही हमें वो सोल्यूशन लेके आएंगे जिसमें आप कोई भी बंदा आए उस वेबसाइट के ऊपर प्रोविजन होगी, उसमें अपना नाम नंबर इंक्लूड करे और जिस जगह पे वो ख़रीदना चाहता है वो डिटेल उसमें भेजे। ही विल गेट द वेरिफिकेशन राइट देन एंड देयर। उसको पता चल जाएगा कि जो वहाँ पे प्लॉट ले रहा है वो वाकई वहाँ पे उस प्लॉट की लेआउट प्लान के मुताबिक वही जगह बनती है और उसके ऊपर वाकई वो रेजिडेंशियल प्लॉट है और वहाँ पे कोई और एनिमिटीज़ की प्लॉट नहीं है। अब आपको बताऊं कि जो एनिमिटीज़ होती हैं, जो ओपन स्पेसेस होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, जो मस्जिदें होती हैं, वो सारों की जो मिल्कियत होती है वो इन फेवर ऑफ RDA ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और ये समझ लें कि वो 20-30% आपके टोटल एरिया का बनता है अगर आप रोड्स एज पर जो हमारे गाइडलाइंस हैं, स्पेक्स हैं, उसके मुताबिक बनाएं। अच्छा जी नबी साहब, इसमें ईसानी साहब हम ये देख रहे हैं कि कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है अमंग द इंस्टीट्यूशंस भी, क्योंकि आप जब किसी भी सोसाइटी को इलीगल डिक्लेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि आप मुतलका इदारों को बाकायदे पर जो है नोटिस भेजते हैं कि लाइट नहीं दी जानी चाहिए इनको, आप गैस वालों को भेजते हैं, आप टेलीफोन वालों को भेजते हैं, आप बाकी इदारों को, लेकिन उसके बावजूद वही इलीगल सोसाइटी तमाम तरह फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पे प्लाट सेल कर रही होती है। फिर मार्केटिंग इसमें हम देख रहे हैं कि कानून ये कहता है कि जब तक आप कंप्लीट कोई प्रोजेक्ट ना करें, लेकिन मार्केटिंग अब क्योंकि सोशल मीडिया आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा और लोगों को विजिट कराया जाता है, लोगों को लक्रेटिव पैकेजेस दिए जाते हैं,
तो इस तरीके से कैसे इसको निपटा जा सकता है? बिल्कुल साहब, आपने बड़ा रेलिवेंट चीज़ पूछी। और बाकी जो एक तो होते हैं डायरेक्ट मेथड्स जिसके तहत हम किसी को रोक सकते हैं लीगल डेवलपमेंट से, वो तो ये कि हम ले जाएं, एक्सकेवेटर ले जाएं, बुलडोज़र ले जाएं, ठीक है, और जाके हम उसको डेमोलिश करें, या हम जाएं जी उनकी साइट ऑफिस जो है ना हम उनको तोड़ दें या सील कर दें, जो मार्केटिंग बोर्ड्स लगे हैं उनको उतार दें। दूसरे मैं समझता हूँ जो हमारे इनडायरेक्ट मेयर्स हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं अगर वो 100% इम्प्लीमेंट हो जाएं और इफ़ेक्टिव हो जाएं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि कोई भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को बिजली नहीं मिल सकती एज़ पर लॉ विदाउट NOC ऑफ RDA। किसी भी सोसाइटी को सुई गैस नहीं मिल सकती तब तक जब तक मेरा उसके पास फाइनल NOC ना हो, ठीक है। किसी भी सोसाइटी का इवन बैंक में अकाउंट जो है ना वो ओपन नहीं हो सकता उसके नाम से जब तक वो NOC हमसे नहीं लेता। कोई भी सोसाइटी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट बनाए या किसी सोशल मीडिया के ऊपर पेज बनाए, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो रन नहीं कर सकती जब तक वो हमसे NOC नहीं लेती। इस सिलसिले में मैंने ये किया कि हमने जितने भी ये बाकी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमने कम्युनिकेशन की, उनके साथ हमने उनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली आई हैड मीटिंग विद काउंटर पार्ट्स इन FIA, और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इनके ख़िलाफ़ साइबर एक्ट के मुताबिक आप प्रोसीड करें। कोई भी सोसाइटी जब तक अप्रूव ना हो वो सोशल मीडिया के ऊपर पेज नहीं बना सकती। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे में उनके ऊपर जो साइबर विंग है वो भी दे विल बी हार्ड ऑन देम। ईशान साहब आगे चलते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास या तो इन हैंड है या आने वाला है, लई एक्सप्रेस वे जी। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब वीज़ार, मैं कहूँगा कि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने हर दौर में इस पर बात की है और फाइनली अब मेरा ख्याल में गो हेड मिल भी गया है। और इवन फंडिंग के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बहुत खुले हाथ से दिए है और रावलपिंडी के शहरियों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है क्योंकि। तो इसका क्या स्टेटस है और कब तक हम इसको देखेंगे कि ये लॉन्च होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी के शहरियों के लिए वो हमारा हो गया नाला लई एक्सप्रेस वे, और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब का, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का पर्सनली फोकस है और इसके ऊपर वो ख़ुद इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और खुद इसको रिव्यू करते हैं इसकी प्रोग्रेस को। इसके ऊपर 3-4 किस्म के प्रपोजल्स थे पहले कि इसको हम इसके अंदर पाइल्स लगा के, पोल्स लगा के ना इसको ओवरहेड बनाएं, ठीक है। फिर था कि इसकी एक साइड पे हम रोड बनाएं, फिर आया कि इसकी दोनों साइडों पे रोड बनाएं। तो अब जाके हमारा जो फाइनल इसके ऊपर हुआ है ऑप्शन जो हमने एग्री किया वो ये किया कि हम इसके दोनों बैंक्स के ऊपर रोड बनाएंगे जी, ठीक है। एंड दैट विल स्टार्ट फ्राम कटारिया IJP रोड और दैट विल फिनिश एट सुआ, जहाँ पे ये नाला लई और सुआ सारे जो है ना वो कन्वर्ज होते हैं हाई कोर्ट के पास। तो वो जो चीज़ें फाइनल होनी थी, प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स जो होने थे वो सारे हो गए हैं। लैंड एक्विजिशन कुछ हमने पहले कर दी थी, कुछ हमने अभी की है, गवर्नमेंट ने उसके हमें पैसे दे दिए और हम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सर्वे चल रहा है ऑन ग्राउंड कि कितने लोग हमारे पास उधर रह रहे हैं और उनको हमने किस तरीके से हमें। अच्छा, इस सर्वे पे मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी, लेकिन हम अपने सामीन को बताते चलें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। वतन अज़ीज़ के दीगर इलाकों के रहने वाले सामीन कराम अपने मकामी वक्त के मुताबिक यकीनन अपनी जो नमाज है वो अदा कर सकते हैं। हम ब्रेक चूँकि नहीं ले रहे हैं तो जावेद साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी बिल्कुल एहसान साहब, जैसा कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो RDA ने शुरू किए हैं, बड़े मंसूबे हैं और बड़े चैलेंजेस भी होंगे। आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? देखें, अगर आप मेरे से पूछें तो अगर आपने देखा होगा कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं रिंग रोड के जो मुतासरीन के हवाले से, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आता है। तो मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को मैं लूँगा और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा। देखें, उनका जो कंसर्न है वो उनका कंसर्न ये है कि हमें कंपनसेशन कम मिली है। अब आपको मैं बताऊं कि कंपनसेशन देने का तरीक़ेकार क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनसेशन जो देती है वो उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि उस एरिया में ऑफिशियली ट्रांजैक्शंस जो हैं, जिसको हम रजिस्ट्री कह दें या म्यूटेशंस कह दें या इंतकालात कह दें, वो किस रेट में हुई हैं। जिस रेट के ऊपर वो हुई होती हैं उसी का हम एवरेज निकालते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम करते हैं। इस हवाले से भी हमने जो उसका एवरेज निकलता है उससे ऊपर हमने कंपनसेशन अवार्ड की है इन लोगों को।
अब लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हमारे पैसे लेटर ऑन बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको थ्रू में लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और उनको चीज़ एक समझाना चाहता हूँ कि इवन अगर आप पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका राइट जो है ना वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा कि आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप बेशक जाएं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पैसे ज़रूर लें। उसकी रीज़न ये कि अभी आप उस 1 करोड़ रुपये की जो अभी आपको अहमियत है ना, वो आज के 5 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, चाहे आप हमारे खिलाफ कॉन्टेस्ट करें कोर्ट्स में, लोग जा भी रहे हैं, जाएंगे भी, लेकिन पैसे ज़रूर ले लें। पैसे लेने से आपका कोई राइट ख़राब नहीं होगा। ये हो सकता है कि लेटर ऑन 10 साल के बाद आपको यही पैसे लेने पड़े, फिर आपको पता लगेगा कि हमने उस वक्त क्यों नहीं लिए। नंबर 1 जो आ जाए, अगर लई एक्सप्रेस वे में हमें मुश्किलात आएंगी, जो मैं समझता हूँ वो होगा वहाँ के जो लोग रिहायशी हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करना, और वो लोग काफ़ी अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं। अभी उसमें भी 2 किस्म के इशूज़ हैं, तकरीबन 1500-1700 घर है वहाँ पे। कुछ घर जो है ना, नॉट एवरी हाउस, कुछ घर सरकार की ज़मीन पे बने हुए जो कि नाले की अपनी जगह है, ठीक है। अब वो लोगों का मसला ये है कि उनको लीगली ऑफिशियली हम किसी किस्म कंपनसेशन देने के मजाज नहीं है। मैं अगर चाहूँ भी तो हम उनको नहीं दे सकते। बैठे ही गलत है, वो बैठे गलत है, वो इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, ठीक है। काफ़ी टावर्स बने हुए हैं बीच में, कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब गवर्नमेंट तो उनको उस जगह के पैसे देगी जहाँ के वो मालिक होंगे, ठीक है। जहाँ पे वो सरकार की ज़मीन पे बैठे होंगे, नाले की ज़मीन पे बैठे होंगे, हम उनको किसी किस्म कंपनसेशन नहीं, दैट इज द क्वालिफाई नहीं करते। ये जावेद साहब आपने पूछा ना क्या चलें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंसानी बुनियादों पर कोई ऐसी ये फिर दैट इज द डिसीजन रेस्ट विद द गवर्नमेंट। तो जिस तरह से इसमें गवर्नमेंट हमें गाइड करेगी, हम इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट, कहीं मुतबादल जगह उनको दे दी जाए। अच्छा ईसानी सर, इसमें क्या ये दोनों प्रोजेक्ट, एक रिंग रोड प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली मेगा प्रोजेक्ट, दूसरा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा? क्या दोनों पैरेलल चल रहे होंगे? नहीं, मैंने आपको बताया वो जो पहला प्रोजेक्ट है रिंग रोड वाला, वो तो हमारा किक ऑफ हो गया, ठीक है। वो उसकी अब हमने टाइमलाइंस फिक्स की हुई हैं, मे बी समवेयर इन अगस्त प्लस माइनस हम उसकी इनॉग्रेशन कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हम जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी जितनी भी एग्रीमेंट्स होंगी उनके, हमारे जो भी कंपनी इसको बिल्ड करती है उसके साथ वो हम ख़त्म कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको उम्मीद रखते हैं कि इसी साल में हम इसका काम स्टार्ट कर देंगे। देन वंस वी स्टार्ट इट विल टेक एटलीस्ट 2 years। अल्लाह खैर करे। 2 years, अच्छा ठीक है। जावेद सर, ईसानी साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में हाई राइज बिल्डिंग्स एक ख्वाब है, यहाँ पर भी लोगों का कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बने, तो क्या RDA ऐसे कोई रूल्स बना रहा है कि बड़ी इमारतें बनाने का उनको इजाज़त दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को? और दूसरा ये कि जो मास्टर प्लान है रावलपिंडी का, वो यकीनी तौर पर रिंग रोड और इस मेगा प्रोजेक्ट के बाद एक तब्दीली उसमें आएगी, तो मास्टर प्लान भी तब्दील हो रहा है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मास्टर प्लान हमारा पिंडी का था वो एब्सोल्यूट हो गया। अभी हमने नया मास्टर प्लान जो है ना हमारा बन रहा है, हमने अपनी कंसल्टेंसी फर्म जो है ना वो हायर कर ली, वो हमें उसको हर महीने हम उसका रिव्यू भी करें। विद इन 6 months इंशाल्लाह ताला हमारा जो नया मास्टर प्लान होगा वो बन जाएगा। एंड उस नए मास्टर प्लान में ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें कैटर की हुई हैं। जो हम इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं उसके रिंग रोड के ऊपर, वो भी हमें उसमें शामिल किए होंगे, ठीक है। एरोटोपलिस जो एयरपोर्ट के साथ जितना इलाका है उसको भी हमने अलग से एक अलग प्लान बना रहे हैं। एक अलग हमारी कंसल्टेंसी फर्म है जो सिर्फ एरोटोपलिस के ऊपर काम कर रही है कि एयरपोर्ट के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए हम अलग से एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। तो जितने मास्टर प्लान हैं, कीपिंग इन व्यू द रिंग रोड, CPEC, M1, M2, ठीक है, और द नीड ऑफ द आर, जो भी हमारी जो अर्बन जनरेशन हो रही है जितनी, उसको ख़त्म उसमें करेंगे। जो सेकंड आपका जो पहला क्वेश्चन था पार्ट का रिगार्डिंग हाई राइज प्रोजेक्ट, हमारे काफ़ी सालों से RDA के जो रूल्स थे, बिल्डिंग बायलॉज कह दें, लैंड यूज़ कह लें, या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स जो थे, वो काफ़ी अरसे से उनमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी न्यू डेवलपमेंट आ गई। तो वो काफ़ी अरसे से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का उनकी डिमांड थी कि हम इनको रिवाइज़ करें, अपडेट करें, नए करें। तो वो मैं आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू अपने जितने भी लोग हैं उनको ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि 100% उसके ऊपर हमारा काम हो गया। जो लेटेस्ट हमारे LDA के जो बायलॉज थे उनको हमने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। कैबिनेट CM साहब ने उसकी समरी अप्रूव कर दी है, कैबिनेट के एजेंडा में शामिल है। नेक्स्ट मीटिंग जब भी वो होगी तो इंशाल्लाह ताला वो उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें फिर पूरे पंजाब में LDA हो या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उन सारों के जो बायलॉज होंगे, बिल्डिंग बायलॉज होंगे, वो एक हो जाएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो हमारे डेवलपर हैं, जो हाई राइज बनाते हैं मल्टीपल स्टोरीज, उनको इसमें काफ़ी बड़ा एडवांटेज, जैसे ही वो हो जाएगा तो दे कैन
बी फैसिलिटेटेड। कौन इनाग्रेट करेगा एक्सप्रेस वे लई और कौन इनाग्रेट करेगा रिंग रोड को, क्या विजन? इसमें अगर आप देखें, इट्स नॉट अ लोकल प्रोजेक्ट, इट इज़ द नेशनल प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनका राइट बनता है कि वो ही इसको इनॉग्रेट करें। जी जी इसमें जी कितनी सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रही है पंजाब गवर्नमेंट से और कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है वज़ीर आज़म ऑफिस से? मैं आपको अगर पर्सनली मैं से पूछें तो बोथ आर ऑन वन पेज। अगर ये दोनों गवर्नमेंट्स एक साथ ना होती तो हम रिंग रोड प्रोजेक्ट को कभी भी स्टार्ट करने के पोजीशन में ना होते हैं। इसमें स्टेक्स देखें, इस्लामाबाद के भी उतने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। रिंग रोड बनने से इस्लामाबाद को भी फ़ायदा होगा, रिंग रोड बनने से पिंडी को भी फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ सिटीज़। द बोथ गवर्नमेंट आर फुली ऑन बोर्ड, ठीक है। एंड देयर इज़ नो इशू। आपको मैं बताऊं कि इसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे जब हम इसको प्लान कर रहे थे, जब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस चल रही थी। देयर वर सो मेनी एजेंसीज इन्वॉल्व, लेकिन आई मस्ट मेंशन कि जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे कमिश्नर साहब को, कमिश्नर रावलपिंडी। ही इज़ आल्सो द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ रावल रिंग रोड अथॉरिटी। ही इज़ सो कमिटेड कि वो हर हफ्ते जो है ना वो हमारी 5-6 घंटे की रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो हम प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं मंडे वाले दिन। तो उनकी एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा है और उनकी ही वजह से मैं समझता हूँ कि हम इसको अखबार इश्तिहार करने में कामयाब हुए। तो ठीक है, जैसा कि 9 इकनॉमिक जोन है, इसमें क्या फॉरेन जो है वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ सकती है और सी पैक के साथ इसका क्या ताल्लुक होगा? और दूसरा साथ ही एक है आपका वन विंडो ऑपरेशन, क्या वो अभी काम कर रहा है या उसमें कोई जिद्दत लाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वन विंडो ऑपरेशन का जवाब पहले मैं दूंगा। उसमें अब ये प्राइम मिनिस्टर ने ना एक नया अप्रूवल रिजीम के नाम से एक इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है, जिसके तहत हमारा मकसद था कि जितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इंडस्ट्री है जो हमारे लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। सही। तो ये अभी पूरे पंजाब में एक सेटअप इस तरह का हो गया कि हर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑनलाइन वन विंडो सेटअप बन गया। कोई भी बंदा रेजिडेंशियल नक्शा हो, कमर्शियल नक्शा हो, इंडस्ट्रियल नक्शा हो, किसी किस्म का नक्शा वो आप उधर आके जमा कराते हैं विद ऑल द प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। जब आप जमा कराते हैं ना तो वहाँ से हमारा जो स्टॉप वॉच है ना वो ऑन हो जाती है। सही। तो विद इन सर्टन डेज, उसके डेज मेंशन किए हुए हमने ऑनलाइन ये सारी चीज़ें, उसके अंदर हमने उसको प्रोसेस करना है या हमने उसको अगर किसी का कोई एतराज़ है तो हमने उसको इन राइटिंग उसको बताना है कि इतने ऑब्जेक्शन है। अगर नहीं है तो अगर रिजेक्ट करने वाला तो काम ही नहीं है, हमने प्रोसेस करना ही करना है। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल से, ठीक है, हमारे पास जो टोटल नक्शे आए वो आए 834 कमर्शियल नहीं पूरे। ओके, ठीक है। तो उसमें यानी कोविड के दौरान, हाँ कोविड के दौरान, ठीक है, उसमें 138 जो थे वो कमर्शियल थे। ठीक है। तो इन सारों को हमने प्रोसेस किया, इन सारों को हमने अप्रूव भी किया। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ इश्यूज थे, जिनकी जो बिल्डिंग जो उनके आर्किटेक्ट डिज़ाइंस थे उसमें इश्यूज थे, वो हमने उनको बता दिया। ठीक है कि वो हमारे बायलॉज के मुताबिक नहीं है। लेकिन अभी ये नहीं हो सकता कि आप नक्शा जमा कराएं, उसके ऊपर हम एतराज़ भी ना लगाएं और उसके ऊपर 6-6 महीने हो जाएं वो अप्रूव भी ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये जो टिपिकली कहा जाता है कि अमूमन सरकार के कामों में बड़ी देर भी होती है और इसलिए इनडायरेक्ट वे इस्तेमाल किया था, तो क्या लगता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपको बताऊं कि कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ खुद मीटिंग की है वीडियो लिंक के ऊपर, और महीने में कम से कम 2 या 3 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब इसको खुद पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि जी आपके कितने केसेस आए, और उसको उनको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। PITB चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो है वो उसको उधर ही बैठ के अपने पोर्टल के ऊपर वो देखते हैं कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कितने नक्शे जमा हुए हैं, कितनों के ऊपर एतराज़ात लगे हैं, कितने जो है ना विद इन टाइम है, जो जिसका टाइम पीरियड भी निकल जाता है तो वो पॉपअप करना शुरू कर देता है। ठीक है। वो जब पॉपअप करता है तो हमें उधर से फ़ोन आता है कि जी ये नक्शा आपने अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं किया। तो बस इसमें अगर आप चीज़ें पूरी कर दें तो हमारी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर नहीं है, ऑब्जेक्शन भी ये नहीं कि वर्बली, इन राइटिंग ऑब्जेक्शन होगा, ताकि वो इसमें जो मेलाफाइड है, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है। और जितने हम मिनिमाइज कर सकते हैं ना इसको, इस नोशन को कि आपको बिला वजह कोई तंग करता है या एक्सटॉर्ट करता है,
उसका मकसद ये है कि आप जितना इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, जितनी आप ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो सकता है। ठीक है तारिक साहब, आपकी तरफ आने से पहले सिर्फ मैं अपने सामीन को इस वक्त बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इंतहाई अहम इजलास जारी है। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भारत के साथ तिजारती अमूर हैं इन पर बात की जा रही है बार बार, और ECC के जो हालिया फैसले हैं उनका एक बार फिर से इस इजलास में जायज़ा लिया गया। लेकिन इस बात पर एक बार फिर इत्तफाक किया गया है कि जब तक कि भारत अपने रवैये में लचक नहीं दिखाता कश्मीर के मामले में, तब तक उनके साथ किसी भी किस्म का जो तिजारती राब्ता है या ताल्लुक़ है वो कायम नहीं किया जाएगा। तारिक साहब, आपकी तरफ वापस आएँ। जी, एहसान साहब से मैं अपने लिसनर्स की तरफ से ख़ास सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है हमारे प्रोग्राम के एंड का। आपको दो तरह के लोगों से जी अक्सर वास्ता पड़ता होगा, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या यकीनन एक ही जैसे इश्यूज होते हैं हर शहर में। तो एक तो वो मासूम आदमी है मेरे जैसा जो सिर्फ मतलब अपने काम तक सोचता है, उसकी रसाई कहीं उससे ज़्यादा नहीं होती, वो देखता है मेरी फ़ाइल का क्या बना। एक तो उसके लिए क्या पैगाम है, क्या आसानियाँ हम दे सकते हैं उसके लिए। दूसरा वो बंदे हैं जिनको हम मतलब ये अल्फाज तो इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, हम रेडियो पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं, मगर जो मसाइल पैदा करते हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि माफियाज हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है ताकि ये दोनों तरफ एक तवाज़न हो, एक को रोकना है हमने, एक को फैसिलिटेट करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मेन मकसद है ना वो है टू फैसिलिटेट द पब्लिक जी, ठीक है। और आई विल बी द लास्ट पर्सन जो इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करे। मैंने अपने जितने भी अफसर्स थे उन सबको यही कहा है कि आपने प्रोसेसिंग तेज़ करनी है, एक्सपीडाइट करनी है, किसी का काम बिला वजह नहीं रोकना। और मैंने अपने ऑफिस के दरवाजे पब्लिक के लिए ओपन रखे हुए हैं। मैं सोसाइटीज़ के साथ जो मामलात होते हैं वो भी उनको मैं कहता हूँ कि आप आएँ मेरे साथ बैठें और बैठ के आप मेरे साथ सॉर्ट आउट करें। और मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे जितनी मारूफ या जितनी मशहूर या जिनको लोग कहते हैं बड़ी इफ़ेक्टिव सोसाइटीज़ हैं, दे हैव ऑल कम टू मी, और हमने उनके साथ बड़ी जो है ना बड़ी लंबी मीटिंग्स की हैं और उनको हमने बताया कि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बाद हम आपके साथ ताउन करने के काबिल नहीं होंगे। और इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ आर सो मैं आपको बताऊं कि हम इसमें आपको भी बताएंगे, पब्लिक को भी बताएंगे कि हमने अपने एफर्ट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, RDA को क्या फ़ायदा हुआ और कितने RDA का इनकम में फ़ायदा हुआ, कितनी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा आया। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके ऊपर अच्छा एहसानी साहब, जैसा कि RDA की जिम्मेदारियों में एक अहम शुबा वाटर और सैनिटेशन का भी है, तो इस हवाले से हम अमूमन देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें और खूबसूरत सोसाइटीज़ तो बना दी जाती हैं, लेकिन सड़कें और गलियां उस तरह से नहीं बनाई जाती और निकासी आपका निज़ाम पानी के मसले जो है खासतौर पे मौसम गर्मा में जो है वो बहुत ज़्यादा उठ गया। तो इस हवाले से कोई ऐसी स्कीम या कोई प्रोजेक्ट आपका हो कि आम शहरी जो गली मोहल्लों में रहते हैं उनके लिए कोई ऐसे मंसूबे लाए गए हों? हमारा आपको पता होगा रावलपिंडी के शहरियों के लिए जितना पानी आता है वो रावल डैम से आता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ परसेंटेज इस्लामाबाद को जाता है, इस तरह से कुछ परसेंटेज आगे जाते हैं कि मैक्सिमम हमारे मेन सोर्स जो है ना पानी का रावलपिंडी के शहरियों का वो आता है वहाँ से। तो वो एक बड़ा अच्छा वहाँ पे उनका सिस्टम लगा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से वो पूरा पानी प्योरीफाई होता है, उसकी सारी जितनी भी SOPs हैं वो मेंटेन होती है। लेकिन अभी भी हम अपने ना 50% शॉर्ट है हमारी एक्चुअल डिमांड से रावलपिंडी। अब वो डिमांड हमारी कैसे पूरी हो रही है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर दो डैम हम बना रहे हैं, एक चौहान में, एक दूसरा है उसका नाम नहीं है, लेकिन वो 2 डैम हमारे बन रहे हैं। उस जब डैम बन जाएंगे वहाँ से हमारा जो दूसरा पानी जो बकाया जो हमारे जो शॉर्टफॉल है वो उधर से पूरी होगी। एक और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जायका के साथ ऑलमोस्ट हमारा थ्रू हो गया है, जिसके तहत हम इधर एक और पाइपलाइन जो है ना हमारी जो ऑलरेडी एक और पुरानी पाइपलाइन थी जो वासास जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से पिंडी आती थी वो ख़राब हो गई थी। अब हम उसके अंदर नया पाइप उसमें डाल के उसको हम एनर्जाइज उसको हम दोबारा ऑपरेशनलाइज, जब वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी तो हमारा जो बकाया 50% में 30% से ज़्यादा हमारे जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो हम 70-80 तक आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, तो RDA क्या इस पे मज़ीद कुछ क्या प्लान है आपके इसमें हमारा जो प्लान ये है कि जो हमारे कंट्रोल्ड एरिया जितने भी हैं स्कीम्स जो हैं शहर के अंदर, उसमें मैंने इनको बताया कि जितनी भी ओपन स्पेसेस या जहाँ पे हमने पार्किंग एरिया के जगहें छोड़ी हुई हैं वहाँ पे हम उनको उनके ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पे आई विल बी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे वर्टिकल पार्किंग जो है, मैकेनिकल पार्किंग जो है ना वो बनाएं। तो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा कि हमारे जो मेन इलाके हैं जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जो RDA के इलाके में आते हैं, उधर जितने जो पार्किंग जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आपको प्लाजा बनते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त जी आलिया।
जी बहुत शुक्रिया एहसानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत इन डिटेल हमने गुफ्तगू की, लेकिन चूँकि अब वक्त की कमी है हमें अपने प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ना है। नवीद साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मौजूद थे अब्दुस तारिसानी साहब, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू होने को हैं और बड़ी अहम आज उनके साथ ये जो है नशिस्त रही। अभी हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद हैं, स्टूडियो इंजीनियर हैं काशिफ अब्बास, कोऑर्डिनेटर हैं मज़हर जावेद, प्रोड्यूसर हैं वसीम अहमद और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद तारिक चौधरी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है।